हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूँगी स्केल अप वर्क वीज़ा की। स्केल अप वर्क वीज़ा क्या होता है और ये किसे कौन स्केल अप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। सो रिसेंटली 22 अगस्त को ये लॉन्च हुआ है। एंड स्केल अप वर्कर वीज़ा बेसिकली क्या होता है कि लाइक यूके में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी जो ग्रोथ है रेट है, लाइक अगर वो एवरी ईयर 20% की उनको ग्रोथ हो रही है और वो अपने बिज़नेस को आगे और बढ़ाना चाहती हैं, तो इन दैट केस में उनको कुछ वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर उनको वो इंडिविजुअल हाईली टैलेंटेड अगर इंडिविजुअल यूके में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए ये स्केल अप वर्कर वीज़ा लेके आया गया, सो दैट वो अदर बाहर आउट ऑफ यूके से कुछ ऐसे इंडिविजुअल को हायर कर सके जो उनके बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करें। सो बेसिकली ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं एंड ऑल ओवर यूके, इंग्लैंड में हैं एंड स्कॉटलैंड में हैं। सो बेसिकली कंपनीज़ का क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी ईच ईयर 20% की ग्रोथ कर रही है और उस कंपनी में 10 मिनिमम एम्प्लॉयज़ हैं, सो वो कंपनीज़ स्केल अप कंपनीज या स्केल अप बिजनेस की कैटेगरीज में आती हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी वो कंपनीज़ हैं, कैसे आप उन कंपनीज़ को सर्च कर सकते हैं ऑल ओवर यूके में जो स्केल अप कंपनीज या स्केल अप बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं, जिनको एक्चुअली वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है अगर आप स्केल अप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए अगेन gov.uk पे एक लिस्ट दी हुई है जिस पे कुछ ऑक्यूपेशन कोड दिए हैं, राइट। एंड वहाँ पर ऑक्यूपेशन डिफरेंट कैटेगरी में है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोई आर्किटेक्ट है या साइंटिस्ट है या कोई हेल्थ में जाना चाहता है। सो वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फ़िट हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करती हूँ कि मिनिमम सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो सैलरी की जो रिक्वायरमेंट मिनिमम है दैट इज़ 33,000 पर ईयर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 10 पाउंड 10p पर आवर या किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी गोइंग रेट चल रहा है वो होना चाहिए। सेकेंड चीज़ बात करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो उसके लिए एटलीस्ट B1 लेवल के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर आपके पास यूके नैरिक या फिर जो एक्टिक है अगर उसका सर्टिफिकेट है देन वो उससे भी कंसीडर कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग है आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ का जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए स्केल अप के लिए। सेकेंड चीज़ मिनिमम सैलरी विच इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड थर्ड है यहाँ पर कि कॉस्ट लेटर आपके पास होना चाहिए किसी यूके एम्प्लॉयर से, राइट, जिसमें आपका जॉब टाइटल क्या है, मिनिमम सैलरी, एम्प्लॉयर का नेम, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। एंड आफ्टर दैट अगेन बताया मैंने कि एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड ज़रूर मेंशन होना चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं कि आपने किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, क्या वो स्केल अप वर्क वीज़ा की लिस्ट में है या नहीं, तो आप वो वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि अभी मैंने जो आपको बताया स्केल अप वर्क वीज़ा के बारे में, तो ये 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है स्पॉन्सर्ड एंड सेकेंड होता है अनस्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड की बात अगर मैं करती हूँ तो स्पॉन्सर्ड में जैसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपके पास कॉस्ट लेटर आ गया, राइट, एटलीस्ट वो मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल लाइक इसमें ये मिनिमम है कि आप 2 ईयर्स तक आप यूके में स्टे कर सकते हैं, परमिशन होती है कि आप 2 ईयर्स तक यूके में स्टे कर सकते हैं इस वीज़ा पे। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ तक जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया होगा 6 मंथ तक उस एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं एंड आफ्टर दैट आपको लगता है कि नहीं आप इस एम्प्लॉयर के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, देन आप कोई और जॉब आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगेन
वहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम सैलरी का, वो आपको फुलफ़िल करना होगा। आपका 33K आपका सैलरी है, जो भी मिनिमम वेजेस डिसाइडेड है वो आपका होना चाहिए। सो यस, ये बात होगी स्पॉन्सरशिप की। नाउ यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ कि किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगेन, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई जब भी करेंगे स्केल अप वर्क वीज़ा के लिए, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग है अपॉइंटमेंट लेटर, एंड देन कॉस्ट लेटर आपके पास होना चाहिए यूके एम्प्लॉयर से, एंड प्रूफ ऑफ इंग्लिश। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास अगर एक्टिव है तो आप वो दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी B1 का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं। TB टेस्ट सर्टिफिकेट की बात करती हूँ। अगर आप ऐसी किसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ के लिए यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है TB टेस्ट सर्टिफिकेट करने की, तो आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उससे आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। जॉब टाइटल एनुअल सैलरी आपका कॉस्ट लेटर पे मेंशन होगा, तो ये भी रिक्वायर्ड, ये आपका कॉस्ट में कवर हो जाएगा। एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर भी आपका कॉस्ट में कवर हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट की बात करती हूँ, ये आपका 1270 पाउंड मिनिमम आपके, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये श्योर करना है कि आप 1270 पाउंड अपने बैंक अकाउंट में 28 कंसेक्यूटिव डेज तक आप मेंटेन कर रहे हो, राइट। तो ये आपको फ़ंड का भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर लाइक फर्स्ट मंथ आपको स्पॉन्सर कर रहा है देन इट्स गुड, बट अदरवाइज़ आपको ये बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ेगा जब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। आपको अपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डिग्री या जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको जब भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं आपको लेके जाने होंगे, एंड मार्कशीट। एंड देन PCC की बात करती हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिक्वायरमेंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मुझे PCC आपकी कंट्री से चाहिए, तो इन दैट केस में आपको PCC भी देना पड़ेगा। यूजुअली कोई भी अदर भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे स्किल वर्कर हो या ICT हो, यूजुअली PCC की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा PCC मांगती है। तो आप PCC मैं तो बोलूँगी PCC करा ले, उसमें कोई आपका नुकसान नहीं अगर आप करा लेते हैं, राइट। वैलिडिटी की बात करती हूँ कि ये वीज़ा कब तक वैलिड होता है। तो बेसिकली आपको जब ये वीज़ा लाइक मिनिमम 2 ईयर्स के लिए आप परमिशन होती है कि आप स्टे कर सकते हैं यूके में, बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद बात करती हूँ सेटलमेंट की, कैसे सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 5 ईयर्स तक इस वीज़ा पे हैं, राइट, तो आप आफ्टर 5 ईयर्स सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट की बात करती हूँ, सो यस, आप अपने स्पाउस या अपने चिल्ड्रन को भी लेके आ सकते हैं इस वीज़ा पे, ओके। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करती हूँ, सो आपको gov.uk पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपके पास कॉस्ट लेटर होगा, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, राइट। एंड उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो फ़ी है वो पे करनी है, राइट। एंड जो भी IHS चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट आपको अपने नियरेस्ट किसी भी एप्लीकेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक के लिए जाना है, एंड आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने, मैंने जो अभी ऑलरेडी पीछे मेंशन किए हैं, ओके। एंड यस, एंड आफ्टर दैट आफ्टर आपका बायोमेट्रिक आपको वेट करना है अपने एप्लीकेशन का डिसीज़न आने का, ओके। एंड जब डिसीज़न आ जाते हैं तो आप इजीली यूके आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।